बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक्सरसाइज 8 मौजूद है। इसको कवर करने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। ये चैप्टर थ्योरी बेस है ज़्यादातर, डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा है इसमें। उनको समझना है, उनको कैसे यूज़ करना है, वो सारा इस चैप्टर में सीखेंगे। इस एक्सरसाइज में इस पूरे चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, जिसमें से पहला जो सवाल है वो एमसीक्यूज़ वाला है। अब इसने एमसीक्यूज़ एक्सरसाइज के शुरू में दे दिए हैं, पर इसको बेहतर है कि अभी आप इस सवाल को स्किप करें। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर एमसीक्यूज़ करेंगे। फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे हम इस एक्सरसाइज को। जब आपको चीज़ों की समझ आ जाएगी, कन्वर्स, इन्वर्स, कंट्रा पॉजिटिव, इस तरह की और भी चीज़ें हैं, ट्रूथ टेबल, ये सारी चीज़ें जब समझ आ जाएंगी तब आप एमसीक्यूज़ ईज़िली हल कर सकते हैं। तो इसलिए मैं दूसरा सवाल पहले शुरू करने लगा हूँ, एमसीक्यूज़ अगली वीडियो में। दूसरे सवाल के अंदर यहाँ पे हमें जो स्टेटमेंट दी हुई है, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव, कह रहा है कन्वर्स निकालो, इनवर्स निकालो और कंट्रा पॉजिटिव निकालो इन कंडीशनल का। ये जो कंडीशनल होती हैं, ये पी और क्यू, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं। ये सारे के सारे जो चार पार्ट हैं, ये कंडीशनल्स ही हम इनको कहते हैं। अब इसका मतलब क्या है? ये जो निशान लगा है इसका मतलब है नॉट पी, और ये जो एरो लगा हुआ है इसका मतलब है इम्प्लाइज। नॉट पी इम्प्लाइज क्यू, क्यू इम्प्लाइज पी, इस तरह पढ़ते हैं हम इन चीज़ों को। अब ये नॉट, इम्प्लाइज और ये कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रा पॉजिटिव, ये क्या चीज़ें हैं, ये सारा पीछे थ्योरी में लिखा हुआ है। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये चीज़ें दिखाता हूँ, वहाँ से फिर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें आपके पास ये 5 ये लॉजिकल ऑपरेटर्स देखें। ये टेबल आपको इस सवाल के लिए चाहिए। लॉजिकल ऑपरेटर्स है, ये पेज नंबर है 149 के ऊपर। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये टोटल 5 साइन है जो कि यहाँ पे उसने हमें बताए हैं। सबसे पहले द लेटर पी क्यू, ये जो पी क्यू वाले लेटर हैं, विल यूज टू डिनोट द स्टेटमेंट, इसको हम स्टेटमेंट के लिए स्टेटमेंट को डिनोट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब स्टेटमेंट, उसकी डेफिनेशन ये उससे पिछले पेज पे लिखी हुई है। डेफिनेशन भी इंशाल्लाह अगले सवाल में क्लियर करेंगे। तो फिलहाल इतना याद रखेंगे, पी और क्यू दो स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, तो वो डिपेंड करता है उसके ऊपर, ऑपरेशन के ऊपर। यहाँ पे 5 सिंबल हैं। पहला ये सिंबल लगा हुआ है, इस सिंबल को नॉट पढ़ते हैं, उसका साथ आगे नाम भी लिखा हुआ है। सिंबॉलिकली एक्सप्रेशन, यानी इसको शो कैसे करना है, पढ़ना कैसे है, सारा कुछ। नॉट पी भी पढ़ सकते हैं, निगेशन ऑफ पी भी पढ़ सकते हैं। सिंपल फॉर्म में हम इसको नॉट पढ़ते हैं, और पी साथ जोड़ दें तो नॉट पी बन जाएगा। ऊपर को अगर एरो हो तो उसको हम एंड पढ़ेंगे, पी एंड क्यू, ये उसने आगे लिख भी दिया। अगर नीचे को एरो हो तो फिर आर, पी आर क्यू। एक सीधी एरो लगी हो तो उसको क्या पढ़ेंगे, इफ़ देन इम्प्लाइज। या तो इफ़ देन पढ़ लें, या सिंपल उसको इम्प्लाइज कह लें, पी इम्प्लाइज क्यू, इस तरह पढ़ सकते हैं। दो तरीके हैं इसको पढ़ने के, आगे उसने एक्सप्लेन कर दिया। इफ़ पी देन क्यू ये पढ़ सकते हैं, या फिर पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू भी कह सकते हैं। तो मैं एरो को वैसे इम्प्लाइज ही पढ़ते हैं। उसके बाद अगर दोनों साइडों पे एरो हो तो फिर क्या होगा, इज़ इक्विवेलेंट टू, या फिर इसका दूसरा नाम है इफ़ एंड ओनली इफ़। तो मैं तो इफ़ एंड ओनली इफ़ ही यूज़ करता हूँ, आप देख लें जो आसान लगता है। पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, इस तरह पढ़ सकते हैं, या पी इज़ इक्विवेलेंट टू क्यू। तो ये 5 सिंबल हैं जो कि यूज़ होते हैं, और पी और क्यू क्या है, वो स्टेटमेंट होती हैं। स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती हैं, फॉल्स भी हो सकती हैं। अब इसमें कुछ थ्योरी है, जैसे कि आपका जो दूसरा सवाल था उसके अंदर जो चीज़ें आ रही हैं, उसके अंदर उसने हमें 3 चीज़ें पूछी हैं, कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव क्या चीज़ है। सिंपल लफ्ज़ों में समझाता हूँ, कन्वर्स क्या चीज़ होती है। अगर आपके पास कोई भी स्टेटमेंट हो, जैसे ये है, क्यू इम्प्लाइज पी इज कॉल्ड द कन्वर्स ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। उसने क्या कहा है, एक स्टेटमेंट ली है पी इम्प्लाइज क्यू की। अब इस स्टेटमेंट का उसने कन्वर्स भी निकाला हुआ है, इनवर्स भी निकाला हुआ है, और कंट्रा पॉजिटिव भी निकाला हुआ है। कन्वर्स के लिए बस इतना याद रखना है कि आपने इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है। यानी ये जो क्यू था ये पहले आ जाएगा, और पी जो पहले लिखा हुआ था वो बाद में हो जाएगा। इसको कहते हैं कन्वर्स।
इनवर्स में क्या होता है कि इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं। साइन अब क्या चीज़ है, ये सिंपल लफज है पी, तो पी का उल्ट क्या होगा, नॉट पी। तो आपने नॉट का साइन लगाना है इसमें, जैसे ये देखें, और क्यू के साथ भी नॉट का साइन लगा देना है। इनवर्स में जगह चेंज की थी इन दोनों की, इनवर्स में सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज करने हैं, जगह नहीं चेंज करनी इनवर्स में। कंट्रा पॉजिटिव में क्या होता है, अगर आप जगह भी चेंज कर दें, क्यू पहले लिख लें पी बाद में, और उनके जो दोनों पॉजिटिव थे दोनों को मैंने नॉट भी कर दिया उसने, तो इसको कहते हैं कंट्रा पॉजिटिव। जगह भी चेंज, साइन भी चेंज। तो सिंपल लफ्ज़ों में क्या है, कन्वर्स मतलब प्लेस को आपने चेंज करना है, उसकी जगह चेंज करनी है बस। इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स में साइन चेंज होंगे, सिर्फ साइन चेंज। कंट्रा पॉजिटिव में क्या होगा, बोथ प्लेस भी चेंज हो जाएगी और साइन भी चेंज हो जाएंगे। मैं शॉर्ट में लिख लूँगा, बोथ चेंज का मतलब है प्लेस भी चेंज करनी है और उनके साइन भी चेंज करने हैं कंट्रा पॉजिटिव में। तो अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं, दूसरे सवाल को। ये राइट कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रा पॉजिटिव उसने इसमें पूछा है, और जो पहली स्टेटमेंट हमें दे रहा है, कह रहा है नॉट पी इम्प्लाइज क्यू। तो कन्वर्स में क्या करना था, आपने जगह चेंज करनी थी, तो आप इस क्यू को पहले लिख लेंगे और नॉट पी आपका इस तरह से बाद में आ जाएगा। यानी देखें क्यू लिखा हुआ था दूसरे नंबर पे, उसको पहले नंबर पे लिख लेना है, और नॉट पी जो था वो आपका पहले नंबर पे था, वो कहाँ पे आ गया, दूसरे नंबर पे। ये होती है जगह चेंज करना, इसको कहते हैं कन्वर्स। इनवर्स में क्या होगा, साइन भी चेंज हो, सिर्फ साइन चेंज होंगे। यानी नॉट पी था, अब अगर नॉट लगा हुआ है तो नॉट को सिंपल करना है तो आप उसको सिंपल पी लिखेंगे, और क्यू सिंपल था, उसको नॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखें पी अपनी जगह पी है, क्यू अपनी जगह पी है। अब क्या हुआ, साइन चेंज हुए हैं, ये नॉट था वो सिंपल बन गया, और जो सिंपल था वो नॉट वाला फंक्शन बन गया, नॉट वाली स्टेटमेंट बन गया। इसमें जगह चेंज की, इसमें साइन चेंज की है। कंट्रा पॉजिटिव जगह भी चेंज करेंगे, साइन भी साथ में चेंज करेंगे। यानी पहले आप जगह चेंज कर लें, क्यू आपका दूसरे नंबर पे वो पहले पे आ जाएगा, पी दूसरे नंबर पे चला जाएगा। अब ये तो जगह चेंज हुई, साइन कैसे चेंज करेंगे देखें गौर से। पी के साथ लगा हुआ है नॉट, तो जिसके साथ नॉट हो वो तो सिंपल हो गया, और क्यू पहले सिंपल था, अब वो किस में बदल जाएगा, अब वो नॉट में बदल जाएगा। तो जगह भी चेंज की है और साथ साथ साइन भी चेंज की है इसमें, ये होती है कंट्रा पॉजिटिव। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, इसमें भी वही काम करेंगे, तीनों चीज़ें फाइंड करेंगे। सबसे पहले है कन्वर्स। कन्वर्स में जगह चेंज, पी आपका पहले आ जाएगा और क्यू आपका बाद में चला जाएगा, जगह चेंज हो गई। इनवर्स साइन चेंज करने हैं, सिंपल था तो उसको नॉट में बदल देंगे, ये भी सिंपल था, इसको भी नॉट में बदल देंगे, इसमें सिर्फ साइन चेंज। अब जगह और साइन दोनों चेंज करेंगे, पी पहले लिख लें, क्यू बाद में लिख लें, जगह चेंज होगी, साइन चेंज करने हैं। ये प्लस था, ये नॉट में हो जाएगा, और ये भी सिंपल था, ये भी आपका नॉट में चला जाएगा। यानी नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू। उसके बाद थर्ड वाला है कन्वर्स मतलब जगह चेंज, नॉट क्यू पहले लिख लें और नॉट पी बाद में लिख लें, ये इसका कन्वर्स हो गया। इनवर्स मतलब साइन चेंज, दोनों ही नॉट में लिखे हुए हैं, तो पी भी सिंपल बन जाएगा और क्यू भी आपका सिंपल बन जाएगा, साइन चेंज हो गए दोनों के। कंट्रा पॉजिटिव जगह पहले चेंज कर लें, क्यू इधर आ जाएगा, पी दूसरी साइड पे चला जाएगा। लेकिन होगा क्या कि क्यू नॉट था वो सिंपल हो गया, और नॉट पी था वो भी सिंपल हो गया, तो कंट्रा पॉजिटिव जगह भी चेंज हो चुकी है, साइन भी चेंज हो चुके हैं। कन्वर्स ही, सबसे पहले जगह चेंज, नॉट पी इस साइड पे चला जाएगा और नॉट क्यू आपका इस साइड पे आ जाएगा। जगह चेंज की, इनवर्स में साइन चेंज करेंगे, तो क्यू नॉट में था वो सिंपल बन जाएगा, और पी नॉट में था वो भी आपका सिंपल बन जाएगा। कंट्रा पॉजिटिव पहले जगह चेंज करते हैं, पी आपका दूसरी साइड पे चला जाएगा और क्यू आपका इधर आ जाएगा। तो देखें अब पी था नॉट में वो सिंपल हो गया, और क्यू भी था नॉट में वो भी सिंपल हो गया। यानी जगह भी चेंज हो चुकी है, और दोनों के नॉट में जवाब थे दोनों के मैंने सिंपल जवाब कर दिए हैं, दोनों साइन भी चेंज हो गए, और उसके ये कंट्रा पॉजिटिव हो गया। तो ये थे दूसरे सवाल के सारे पार्ट आपके। उसके बाद थर्ड वाला सवाल मौजूद है हमारे पास, राइट द ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल कह रहा है इनके बना के दो।
तो ट्रूथ टेबल में उसने 3 पार्ट हमें दिए। हम ट्रूथ टेबल क्या चीज़ है उसको समझते हैं पहले थ्योरी में जाके। पेज नंबर 149 के ऊपर उसने हमें जहाँ लॉजिक ऑपरेटर हमने पढ़े थे लास्ट टाइम, उसके नीचे ही उसने देखें यहाँ पे टेबल बनाए हुए हैं, इनको कहते हैं ट्रूथ टेबल। ये 5 होंगे क्योंकि हमने 5 साइन ऊपर पढ़े थे ये टोटल। अब इन्हीं पांचों का एक एक टेबल बनता है जिसको कहते हैं ट्रूथ टेबल। सबसे पहले आता है निगेशन। निगेशन नॉट को ही कहते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे देखें, टेबल सिर्फ आपने समझना है, डेफिनेशन कहाँ से कहाँ तक करनी है वो भी साथ साथ बता देता हूँ। निगेशन की डेफिनेशन यहाँ पे जो आपको उसको डिनोट करने का उसने तरीका बताया हुआ है, रीड करने का तरीका बताया। इसकी डेफिनेशन कोई प्रॉपर तो नहीं इसने बुक में लिखी हुई, आपने ये फर्स्ट वाली 3 लाइनें इसकी याद करनी है निगेशन की। अगर डेफिनेशन आ जाती है तो ये आप ये 3 लाइनें उसके अंदर लिख सकते हैं। तो इसका टेबल, ये जो टेबल है काम हमारा इससे है, ट्रूथ टेबल। देखें पी है और साथ में उसने नॉट पी लिखा हुआ है, तो इसको यूज़ कैसे करें। निगेशन का मतलब उल्ट होता है, नॉट नहीं मतलब उल्ट। अगर कोई वैल्यू ट्रू होगी तो उसका नॉट पी के अंदर जवाब फॉल्स होगा, यानी उल्ट करना आपने, ट्रू को फॉल्स कर देना है। और अगर फॉल्स हुआ तो उसको क्या कर देना, उसको ट्रू कर देना है। ये नॉट करता है। नॉट क्या करता है, साइन चेंज करता है। यूँ समझ लें ट्रू को फॉल्स कर देता है, फॉल्स को ट्रू कर देता है। तो ये चीज़ें याद रखनी है बेसिकली, ये सवालों के अंदर हमने यूज़ करनी है, नॉट को कैसे यूज़ करना है सवालों के अंदर। उसके बाद दूसरा है कंजक्शन। कंजक्शन की जो डेफिनेशन आपके पास बनती है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास बनती है। अब कंजक्शन में क्या होता है, ये जो ऊपर एंड का साइन हमने पढ़ा था, ऊपर को जो एरो होगा इसको हम कहते हैं कंजक्शन। ये साइन है इसका कंजक्शन का, ये साइन है निगेशन का। यहाँ पे ये साइन आए मतलब तब अब ये वाला टेबल यूज़ करना है। जहाँ पे ये आ जाए साइन ऊपर का, इसको कहते हैं कंजक्शन। एंड ये अंदर भी लिखा हुआ है एंड, ऊपर हमने एंड ही पढ़ा था इसको। तो इसमें जब ये वाला साइन आ जाता है तब क्या करना है, यहाँ पे एंड का टेबल बना हुआ है। अब इसमें पीछे में क्या था, पीछे में कंडीशन एक थी, स्टेटमेंट एक थी, पी थी सिर्फ। अब पी और क्यू दो स्टेटमेंट है। अब हमेशा जब भी ट्रूथ टेबल बनाना है तो याद रखना है आपके पास 4 केस बनेंगे। पी 2 दफ़ा ट्रू लिखना है, 2 दफ़ा फॉल्स लिखना है। क्योंकि स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। और जब वो 2 स्टेटमेंट बन जाए, एक में क्या था, अगर एक ही स्टेटमेंट होती पी वाली तो उसमें तो सिर्फ 2 ही केस है, यहाँ तो वो स्टेटमेंट ट्रू होगी, यहाँ तो वो स्टेटमेंट फॉल्स होगी। और यही स्टेटमेंट की डेफिनेशन भी है, स्टेटमेंट यहाँ तो ट्रू होती है या फिर फॉल्स होती है, वो दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं हो सकती, बोथ ट्रू फॉल्स नहीं हो सकती एक स्टेटमेंट की अगर बात कर रहे हैं तो। पीछे उसने पी बनाया था, साथ नॉट पी बनाया था, वहाँ पे स्टेटमेंट एक थी, इसलिए ट्रू का फॉल्स हो गया था और फॉल्स का ट्रू बन गया था। अब स्टेटमेंट दो हैं, एक पी है और एक क्यू है। सिंपल कैसे याद रखना है, नॉट का आपने ट्रू था फॉल्स कर देना था, फॉल्स का ट्रू कर देना था, नॉट हो गया। एंड वाले टेबल को किस तरह याद रखना है, एरो देखें और पहले तो ये 2 टेबल बनाने सीखें। पी जहाँ पे आएगा, क्यू जहाँ पे आएगा, 2 स्टेटमेंट आएंगी तो पहले आपने 2 ट्रू लिखने हैं पी के अंदर, फिर 2 फॉल्स लिखने हैं हर सवाल में जब भी ये पी आएगा। और क्यू के अंदर एक ट्रू एक फॉल्स, फिर एक ट्रू एक फॉल्स। ये हर टेबल में ये 2 टेबल ऐसे ही हैं, फ़र्क सिर्फ इसमें आता है ऑपरेशन में। अगर हम इन दोनों के ऊपर ऐड वाला ऑपरेशन लगाएंगे तो उसको किस तरह याद रखना है, एरो लगा हुआ है ऊपर की तरफ, तो इतनी वैल्यू याद रखनी है कि इसमें जो सबसे ऊपर वाला जवाब आता है वो सिर्फ ट्रू होता है, बाकी इसमें जितने जवाब आते हैं नीचे वो सारे फॉल्स आते हैं, यानी दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो जवाब ट्रू होगा। उसके अलावा एक भी इसमें फॉल्स आ गया तो वो क्या कर देगा, वो रिज़ल्ट किस में आ जाएगा, फॉल्स में। तो जिस तरह मर्जी याद रखने, एरो से याद रखने तो बेहतर है। एरो ऊपर को है तो मतलब आपके पास पहले वाला जो जवाब होगा ऊपर वाला वो सिर्फ ट्रू होगा, उसके बाद नीचे जितने भी जवाब होंगे वो सारे इसमें फॉल्स होंगे। तो ये एंड वाला टेबल है कंजक्शन।
उसके बाद तीसरा टेबल आता है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन का निशान आपका ये वाला है आर का। इसमें भी वही काम है, अभी जो चीज़ समझाई है। पी और क्यू दो स्टेटमेंट होंगी। पी वाले में दो ट्रू लिखने हैं और दो फॉल्स लिखने हैं, और क्यू वाले में एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। यही काम ऊपर भी किया था, यही चीज़ समझाई थी कि पी और क्यू, जब भी पी लिखेंगे दो ट्रू दो फॉल्स लिखेंगे, जब भी क्यू लिखेंगे एक ट्रू एक फॉल्स लिखेंगे। तो ये हर टेबल जब भी बनना पी क्यू ऐसे ही रहेंगे किसी भी फंक्शन के अंदर। फ़र्क इस पे आता है ऑपरेशन पे। अब आर ऑपरेशन है, उसको हमने कैसे याद रखा, अगर ऊपर को एरो हो तो सबसे ऊपर वाली वैल्यू ट्रू होती है, और सबसे ऊपर दोनों ही ट्रू लिखे होते हैं, तो उसमें सिर्फ जवाब ट्रू आता है उसका। अब क्या था, अब है आर ऑपरेशन। आर ऑपरेशन में सबसे नीचे वाली वैल्यू, ये देखें, ये जो सबसे लास्ट पे जो जवाब आया वो सिर्फ फॉल्स होता है। एंड में सबसे ऊपर वाली वैल्यू ट्रू होती है, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो वो ट्रू आता था, ये वाला टेबल। बाकी सारे फॉल्स होते थे। आर में क्या हुआ है, नीचे को एरो है तो सबसे एंड वाली वैल्यू सिर्फ याद रखनी है। नीचे को एरो तो मतलब सबसे आखिरी वैल्यू। दोनों फॉल्स होंगे तो जवाब फॉल्स आएगा, वरना जवाब इसका हमेशा ट्रू ही रहता है। इसमें सिर्फ एक फॉल्स होता है, जिसकी एरो नीचे को इशारा कर रहा है, मतलब नीचे वाली वैल्यू सिर्फ एंड वाली याद रखनी है आपने, वो फॉल्स होती है। और कब फॉल्स होती है, जब दोनों फॉल्स हों तब वो फॉल्स होती है। उसके बाद चौथा टेबल आता है आपके पास इम्प्लीकेशन का और कंडीशन का। इम्प्लीकेशन मतलब इम्प्लाइज, ये चीज़। अच्छा, इसकी डेफिनेशन अगर आपके पास आ जाए डिसजंक्शन की, तो डिसजंक्शन आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चार लाइनें इसकी डेफिनेशन के अंदर होंगी, दैम आर फॉल्स तक। उसके बाद इम्प्लीकेशन आ जाता है। इम्प्लीकेशन के अंदर यहाँ से आपने शुरू करनी है, ये डेफिनेशन यहाँ तक आपके पास होगी, कंक्लूजन तक, कंपाउंड स्टेटमेंट से लेके कंक्लूजन तक। उसके बाद ये एमसीक्यूज है जो मैंने आगे मार्क किया। एमसीक्यूज के अंदर क्या कह रहा है, कंडीशन इज रिगार्डेड एज फॉल्स व्हेन ओनली व्हेन द एंटीस्टैंड इज ट्रू एंड द कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स। ये भी चीज़ क्लियर हो जाती है। अभी पहले टेबल को देखें, इसका टेबल कैसे बनना है। पी में दो ट्रू और दो फॉल्स लिख लिए। उसके बाद क्यू के अंदर एक ट्रू एक फॉल्स एक ट्रू, ये वैसे ही जैसे ऊपर। इम्प्लाइज में क्या होता है, इसने जो तरीका बताया वो भी ठीक है, बुक वाला तरीका अगर समझ आता है तो वो कर लें, नहीं तो मैं जिस तरह याद रखता हूँ उस तरह याद रख लें। आपने देखना होता है एरो किसकी तरफ है, ये पी एरो लगा हुआ है क्यू की तरफ। इसका मतलब ये होता है कि जिसकी तरफ एरो होगा ना वो जवाब आएंगे। यानी देखें, एरो लगा हुआ था क्यू की तरफ, तो क्यू के अंदर कौन कौन से नंबर हैं, एक ट्रू था तो जवाब भी ट्रू था, फॉल्स था तो जवाब भी फॉल्स था, क्यू के अंदर ट्रू था तो जवाब भी ट्रू था उसका। ये सिर्फ एंड वाला टेबल ज़रा ध्यान से, तब तक ये चीज़ काम करेगी जब तक कि दोनों फॉल्स नहीं हो जाते। यानी कि क्यू वाले जवाब आएंगे, यूँ समझ ले आसानी के लिए, जिसकी तरफ एरो होगा उसी के जवाब लिखने हैं आपने। जैसे क्यू की तरफ एरो था, ट्रू, क्यू के अंदर ट्रू था, क्यू के अंदर फॉल्स था, क्यू के अंदर ट्रू था। लेकिन यहाँ पे आके ज़रा ध्यान से, अगर दोनों फॉल्स आ गए तो फिर आपने क्यू वाला जवाब नहीं लिखना। अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हुई तो फिर वो जवाब आपने क्यू वाला नहीं लिखना, फिर उसको चेंज करना है, फिर वो ट्रू बन जाएगा। बस इससे एक चीज़ का ध्यान रखना है। तो इस टेबल को याद कैसे रखना है, जिसकी तरफ एरो हो उसके जवाब आते हैं, लेकिन अगर दोनों फॉल्स आ जाएं तब आपने वो क्यू वाला जवाब नहीं लिखना होता, फिर उसको चेंज करके लिखना होता है। तो इसको टेबल को इस तरह याद रख सकते हैं। या दूसरा तरीका याद रखने का क्या है, ये उसने एमसीक्यू उसके अंदर बताया भी हुआ है। कह रहा है कि कंडीशन इज रिगार्डेड एज फॉल्स, इसका जवाब फॉल्स आता है। देखिए इस टेबल के अंदर एक ही फॉल्स मौजूद है, ये व्हेन द एंटीस्टैंड इज ट्रू एंड द कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स। एंटीस्टैंड कहते हैं ये पहले वाली वैल्यू को, और कॉन्सिक्वेंट कहते हैं ये दूसरे वाली वैल्यू को। कह रहा है अगर एंटीस्टैंड आपके पास ट्रू हो और कॉन्सिक्वेंट आपके पास फॉल्स हो, यानी पहली वैल्यू ट्रू और दूसरी फॉल्स हो, तो तब उसका जवाब फॉल्स आएगा, वरना वो सारे ट्रू आते हैं। तो ये तरीका भी ठीक है, नहीं तो मेरे वाला तरीका कर लें, जिसकी तरफ एरो होगा वही जवाब आएंगे, लेकिन कब तक, जब तक कि दोनों फॉल्स नहीं हो जाते। अगर दोनों फॉल्स आ गई स्टेटमेंट तो फिर आप फॉल्स नहीं लिखेंगे, फिर उस जवाब को चेंज करके ट्रू कर देंगे। तो यही तरीका सवालों में भी हम यूज़ कर देंगे। उसके बाद एक आखिरी है बाई कंडीशनल।
इसमें दोनों तरफ एरो लगा होता है, ये इसकी निशानी है बाई कंडीशनल की। इसकी जो डेफिनेशन है वो आप यहाँ से लेके यहाँ तक करेंगे। इफ़ एंड ओनली इफ भी इसी को कहते हैं, बाई कंडीशनल भी इसी को कहते हैं। फिर से वही, पी में 2 ट्रू 2 फॉल्स, क्यू में दो, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, ये वैसे ही। अब उसने ना इसके अंदर 2 टेबल जोड़े हैं, आपने ना ये वाला टेबल करना ना ये वाला टेबल करना है। डायरेक्ट आपने इसका जवाब किस तरह लिखना है बाई कंडीशनल का वो बताता हूँ। सवालों में भी हम इसका डायरेक्ट ही जवाब लिखेंगे। तो देखें, ये प्लस माइनस जो कि छोटी क्लासों का काम है वो तो सबको याद होता है। तो ये प्लस माइनस से याद रखना बाई कंडीशनल का टेबल। ट्रू को आप प्लस समझेंगे और क्यू को भी आप प्लस समझेंगे, यानी दोनों ट्रू है ना, तो दोनों प्लस में ही होंगे। फ़र्ज़ कर लें ये प्लस है और ये भी प्लस है, दोनों ट्रू हैं तो दोनों को मैंने क्या लिख दिया, प्लस और प्लस। फॉल्स वाले को माइनस से शो करेंगे। तो प्लस और प्लस को अगर मल्टीप्लाई किया जाए, प्लस प्लस क्या जवाब आता है, प्लस के अंदर ही। तो देखें इसका जो जवाब आएगा वो प्लस आएगा, ट्रू आएगा। अगर प्लस हो और एक में हो जाए माइनस, फॉल्स को हम माइनस से शो करेंगे। तो प्लस माइनस वो माइनस होता है, फिर ये माइनस है ये प्लस है, तो फिर से वही है, माइनस प्लस या प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके वो तो माइनस ही बनना है। अगर दोनों फॉल्स हों, यानी ये भी माइनस हो और ये भी माइनस हो, तो माइनस माइनस वो आपके पास प्लस में बदल जाएगा, और प्लस किसको शो कर रहा है, वो ट्रू को शो कर रहा है। तो देखें प्लस माइनस से ये सारा टेबल आपका बाई कंडीशनल का बन जाता है। प्लस प्लस भी प्लस होगा और माइनस माइनस भी प्लस होगा, यानी 2 प्लस आएंगे तो वो दोनों ट्रू लिखेंगे हम। और ये वाले प्लस माइनस, माइनस और माइनस प्लस वो भी माइनस, तो माइनस वाले का मतलब वो दोनों फॉल्स लिखेंगे। जहाँ पे माइनस है वहाँ पे फॉल्स लग जाएगा, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे ट्रू लग जाएगा। तो ये बाई कंडीशनल का टेबल बन जाएगा। अब आप तीसरा सवाल सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज का। इसके अंदर जो चीज़ें दी हुई हैं उसको किस तरह टेबल किस तरह बनाना है। सबसे पहले आपने ना पी और क्यू, चूँकि 2 स्टेटमेंट है, एक पी भी है और एक क्यू भी है, तो टेबल वही बनेगा पी क्यू वाला, एक पी और एक क्यू। पी के अंदर अभी एक चीज़ समझाई है, पी के अंदर 2 ट्रू लिखने करने हैं और 2 फॉल्स लिखने करने हैं हमेशा। और क्यू के अंदर एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। तो ये हमेशा इसी तरह रहेंगे हर सवाल के अंदर जब भी ट्रूथ टेबल आपने बनाना है। अब है पी आर क्यू। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है, जहाँ पे भी जो भी ब्रैकेट है किसी भी सवाल में पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होंगे। पी आर क्यू निकालेंगे। अब ये आर, आर वाला टेबल में भी क्या बात समझाई थी कि आर वाले में सबसे नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो फॉल्स होती है। नीचे को एरो है ना, तो सबसे नीचे फॉल्स होता है, और वो फॉल्स कब होता है, जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हों। जैसे कि ये है, आर वाले ऑपरेशन में दोनों फॉल्स हों तो जवाब फॉल्स आता है। नीचे को एरो ना, तो सबसे एंड वाली वैल्यू फॉल्स होती है उसके अंदर जब दोनों फॉल्स होते हैं, वरना जो मर्जी आए उसका जवाब आपके पास ट्रू ही आता है इसके अंदर। तो ये पी आर क्यू हमने निकाल लिया। अब उसके बाद पीछे क्या लगा हुआ है, पीछे नॉट लगा हुआ है, तो पहले इसका नॉट निकाल लेते हैं। नॉट पी आर क्यू। अब नॉट ऑपरेशन यूज़ करना है, लेकिन किसके ऊपर यूज़ करना है, पी आर क्यू के ऊपर। ये पी आर क्यू वाला टेबल बन चुका है, इसके ऊपर नॉट यूज़ होगा अब। तो नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है। पहला टेबल यही था निगेशन वाला, वो ट्रू होगा तो आप उसको फॉल्स लिखेंगे, ट्रू को फॉल्स, ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को आप ट्रू लिखेंगे। ये नॉट बन गया। आगे आर ऑपरेशन है, लेकिन आर ऑपरेशन के बाद ब्रैकेट में देखें नॉट क्यू लिखा हुआ है। अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी नॉट क्यू वाला टेबल नहीं बना, तो सबसे पहले आप नॉट क्यू वाला अब हमें टेबल चाहिए। तो नॉट क्यू देखते हैं क्या होता है। अब आपने क्यू वाले टेबल में जाना, क्योंकि क्यू को सिर्फ उसने कहा था निगेशन उसकी करो, नॉट करो इसका। तो क्यू वाले टेबल में आगे इसके साइन उल्ट करते हैं, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स और फॉल्स का ट्रू। अब हमारे पास देखें ये सारी चीज़ भी बन चुकी है यहाँ वाली। उसके बाद आर ऑपरेशन लगाना है, उसके बाद नॉट क्यू था तो नॉट क्यू भी सारा हमने निकाल लिया, यानी ये चीज़ इसको शो कर रही है और नॉट क्यू वाला ये चीज़ हो रही है। अब इन दोनों के ऊपर आर ऑपरेशन, तो आखिरी टेबल आपका बनेगा नॉट पी आर क्यू और नॉट क्यू, यानी कि आपने आर ऑपरेशन लगाना है। आर ऑपरेशन नीचे को एरो है ना, तो सबसे एंड वाली वैल्यू फॉल्स होती है, जब दोनों फॉल्स हों तब वो उसको फॉल्स लिख सकते हैं।
तो आपने सिर्फ यही देखना कि अगर इन दोनों टेबल के अंदर, एक तो ये वाला टेबल है और एक नॉट क्यू वाला टेबल है, इन दो टेबल के अंदर अगर कहीं पे भी दोनों फॉल्स आ गए तो उसका जवाब फॉल्स होगा, वरना वो ट्रू होगा। एरो नीचे को है, नीचे का एरो दोनों फॉल्स हों तो वो तब फॉल्स शो करता है, वरना वो ट्रू ही शो करता है। तो देखें पहले पे ही हमारे इस दो टेबल को जब हमने देखा तो दोनों वैल्यू फॉल्स हैं, तो आर ऑपरेशन यही काम तो करता है, अगर उसमें दोनों फॉल्स आ जाएं तो उसका जवाब फॉल्स आता है। फिर यहाँ पे देखिए इसमें भी दोनों फॉल्स आ गए तो ये भी फॉल्स, और फिर बाकी जो मर्जी आए उसने उसका जवाब ट्रू ही देना है। यानी आर ऑपरेशन में जवाब तभी फॉल्स हो सकता है जब दोनों चीज़ें फॉल्स हों। तो देखें इसमें दोनों फॉल्स है तो मैंने फॉल्स लिखा था, इसमें दोनों फॉल्स है तो मैंने फॉल्स लिखा था, वरना वो जवाब आपको ट्रू ही देगा जो आर ऑपरेशन होगा। उसके बाद आते हैं सेकंड सवाल की तरफ। फिर से वही चीज़, पी वाला टेबल बनाएंगे, क्यू वाला टेबल बनाएंगे, दो ट्रू लिखेंगे दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अब इसमें पहले ब्रैकेट के अंदर देखें नॉट क्यू लिखा हुआ है, तो पहले आप नॉट क्यू को ड्रा करेंगे। नॉट क्यू मतलब क्यू वाले टेबल को उल्ट करना है, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। उसके बाद आर ऑपरेशन है, लेकिन आर ऑपरेशन के बाद नॉट पी है, तो पहले आपको नॉट पी चाहिए क्योंकि नॉट पी का टेबल नहीं है, तो पी वाले टेबल को उल्ट करेंगे। दो ट्रू थे दोनों फॉल्स बन गए, दो फॉल्स थे दोनों ट्रू बन गए। अब ये अंदर वाली चीज़ें आ गई, नॉट क्यू आ गया, नॉट पी, दरमियान में है आर ऑपरेशन, नॉट क्यू आर नॉट पी। आर ऑपरेशन फिर से वही बात, आर ऑपरेशन में क्या होता है, अगर दोनों चीज़ें फॉल्स हों तो जवाब फॉल्स आता है आर ऑपरेशन में। तो देखना दोनों फॉल्स किसके अंदर है, ये दो टेबल देखने हैं, नॉट क्यू वाला और नॉट पी वाला। अगर तो दोनों फॉल्स कहीं पे भी आ गए तो जवाब फॉल्स आएगा। बाकी और देखें दो फॉल्स किसी के अंदर भी नहीं आ रहे, एक ना एक ट्रू मौजूद है, तो आप बाकी सारे जवाब ट्रू बन जाएंगे। आर ऑपरेशन में दोनों फॉल्स हों तो जवाब फॉल्स आता है। यहाँ पे भी वही किया था, आर ऑपरेशन लगाया था इन दो के ऊपर, तो दोनों फॉल्स है तब मैंने फॉल्स लिखा था, दोनों फॉल्स है तब फॉल्स लिखा था, वरना उसका जवाब ट्रू ही होता है। अब ये अंदर वाली सारी चीज़ तो बन गई, पीछे का नॉट लगा हुआ है, तो नॉट वाला टेबल बनाते हैं। अब ये सारी चीज़ हमारे पास बन चुकी है, नॉट क्यू आर नॉट पी, ये सारी चीज़ आती। नॉट यानी इसका उल्ट, नॉट करना था इस टेबल को, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स और फिर ट्रू का फॉल्स, ये इसका जवाब आएगा। उसके बाद ये वाला पार्ट मौजूद है। सबसे पहले पी और क्यू दो स्टेटमेंट्स हैं, दो ट्रू दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पी आर क्यू, आर ऑपरेशन है, आर ऑपरेशन में क्या है, दो फॉल्स हों तो जवाब फॉल्स आता है। बार बार आर ऑपरेशन आ रहा है तकरीबन तीनों सवालों में, और आर ऑपरेशन में एक ही काम हो रहा है। अगर आपके पास दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हों पी और क्यू तो जवाब उसका फॉल्स लिखेंगे। तो वो देखें यहाँ पे मौजूद है, आर ऑपरेशन में सबसे नीचे वाली वैल्यू फॉल्स होती है जो अभी थ्योरी में समझाया था, और वो तक कब फॉल्स होती है जब दोनों उसके पीछे फॉल्स हों। तो ये मैंने फॉल्स लिख लिया, बाकी सारे इसका मतलब इसमें ट्रू होंगे। इसका टेबल पी एंड क्यू। अब एंड आ गया, एंड ऊपर किसी सवाल में नहीं आया, एंड में क्या ऊपर की तरफ एरो है, अगर ऊपर की तरफ एरो हो तो मतलब सबसे ऊपर वाली वैल्यू आपने देखनी थी। सबसे ऊपर वाली वैल्यू एंड के अंदर ट्रू होती है, बाकी उसमें सारी फॉल्स होते हैं। तो सबसे ऊपर वाली वैल्यू ट्रू होने का मतलब क्या होता है कि उसके पीछे पी और क्यू दोनों ट्रू होने चाहिए। अगर इसका टेबल देखें हम, आर का भी देख लें साथ ही। आर ऑपरेशन में क्या हो रहा था, अगर दोनों फॉल्स होते हैं, आर ऑपरेशन की बात करें नीचे को एरो जो अभी हमने सवालों में यूज़ किया, अगर उसमें दोनों फॉल्स हों तब हम उसको फॉल्स लिख सकते हैं उसके जवाब को, वरना वो सारे जवाब क्या आते थे, ट्रू आते थे। तो यही सवालों के अंदर यूज़ किया। एंड ऑपरेशन में क्या है, ऊपर की तरफ एरो है ना, ऊपर की तरफ एरो का मतलब ये पहले जवाब को देखें, जो पहला जवाब है वो सिर्फ ट्रू है, और वो कब ट्रू होता है, जब पी और क्यू दोनों स्टेटमेंट उसके पीछे ट्रू लिखी हों तब आप उसको ट्रू लिख सकते हैं, वरना इसमें सारे के सारे जवाब फॉल्स होते हैं। तो देखें
एंड वाले ऑपरेशन में दोनों ट्रू हों, पी और क्यू पे अप्लाई करना ना, पी और क्यू को देखें दोनों ट्रू हैं तो ट्रू। उसके बाद जितने भी हैं वो सारे क्या होंगे आपके पास फॉल्स होंगे, क्योंकि और किसी में दोनों ट्रू है ही नहीं पी और क्यू के अंदर, तो बाकी सारे फॉल्स। अब इन दिनों के अंदर बाई कंडीशनल है। बाई कंडीशनल अभी पर उसका मतलब समझाया। बाई कंडीशनल आप प्लस माइनस से याद रख सकते हैं, लेकिन अब ये प्लस माइनस किस किस टेबल पे अप्लाई करना है, पी और क्यू ये वाला टेबल होगा, पी एंड क्यू ये वाला टेबल होगा। इन दो टेबल के ऊपर आपने बाई कंडीशनल लगाना है, यानी प्लस माइनस इन दो टेबल को देखना है। तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस 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 ही होगा यानी कि ट्रू। एक प्लस है और एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस यानी कि फॉल्स। एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस माइनस यानी कि फॉल्स। ये दोनों माइनस हैं तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, प्लस मतलब ट्रू। तो ये आपका इस सवाल का जवाब आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, एंड ऑपरेशन और बाई कंडीशन जो इस सवालों में यूज़ रहेंगे सारनी के लिए कैसे याद रखना है। एंड ऑपरेशन में क्या है, बोथ ट्रू देन जवाब क्या होगा ट्रू होगा, यानी अगर दोनों ट्रू हो उसके अंदर एंड लगा और ट्रू एंड ट्रू तब आप उसको ट्रू लिख सकते हैं। एंड ऑपरेशन में सिर्फ एक ही ट्रू होता है अगर वो दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो तो। और ऑपरेशन को किस तरह याद रखना है, इसमें एक ही जवाब बस फॉल्स आता है, और वो जवाब कब फॉल्स होता है जब दोनों स्टेटमेंट फॉल्स हों, यानी फॉल्स और फॉल्स दोनों आ जाएं तो फिर आप उसके जवाब को फॉल्स लिख सकते हैं, वरना बाकी सारे इसमें ट्रू होते हैं। बाई कंडीशनल है वो प्लस माइनस आप प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, अगर दोनों प्लस आ गए तो प्लस 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 और माइनस माइनस है वो भी प्लस। तो ये प्रोडक्ट रूल से बन सकता है बाई कंडीशनल। तो ये ज़रा शॉर्ट फॉर्म में मैंने इनको क्लियर कर दिया, ये ज़रा देख लें। उसके बाद फोर वाला सवाल है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड इट्स प्रूफ्स। प्रूफ मतलब डिफरेंस पूछ रहा है मैथमेटिकल स्टेटमेंट का और प्रूफ का डिफरेंस बताओ, और गिवन टू एग्जांपल, और दोनों की दो दो एग्जांपल भी बताओ। अब ये थ्योरी वाला सवाल है तो ये बुक में आप लोग को पेज नंबर बता देता हूँ, या आपने उस पेज से जाके डिफरेंस भी याद कर लेना है और उनकी दोनों की डेफिनेशन भी वहाँ पे मिल जाएंगी। दो एग्जांपल भी साथ बता देता हूँ। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट है वो पेज नंबर आपका 148 पे मौजूद है। ये पेज नंबर 148 मौजूद है मेरे पास। तो 148 पेज नंबर के ऊपर आपने सबसे पहले स्टेटमेंट की डेफिनेशन है ये कर लेनी है, यहाँ से ये मैंने अंडरलाइन की हुई है। A sentence or a mathematical expression which may be true or false but not the both is called a statement। अभी हम जो सवाल कर रहे थे जिसमें P लिखते थे Q लिखते थे वो भी स्टेटमेंट ही थी। तो ये आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, और इसकी एग्जांपल ये एक स्टेटमेंट ट्रू भी होती है फॉल्स भी होती है, ये याद रखना, पर दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। एक ट्रू वाली कर लें, ये 5-6 एग्जांपल लिखी हुई हैं जो सारी की सारी बुक वाले ने ट्रू वाली लिखी हुई है, जिसमें से सेकंड वाली कर लें। द सम ऑफ मेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180। कह रहा है अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करें सम करें तो कितना जवाब आता है 180। और ये तो हमने बड़ी दफ़ा किया भी हुआ है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल को जब भी जमा करते हैं तो 180 बनता भी है, ये ट्रू है। और एक ये स्टेटमेंट कर लें 3+4 = 8। अब 3+4 तो 7 के इक्वल होता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यही उसने डेफिनेशन के अंदर लिखा था, स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकती है फॉल्स भी हो सकती है, लेकिन दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती। यानी क्लियर हमें पता चलेगा यहाँ तो वो पूरी तरह ट्रू होगी जैसे ये पूरी तरह ठीक थी, और ये पूरी तरह ही फॉल्स है। 3+4 7 के इक्वल होता है ना कि 8 के, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो एक एग्जांपल ये वाली कर लें, एक एग्जांपल ये वाली कर लें। और दूसरी जो है पेज नंबर 153, इस पेज के ऊपर आपके पास 153 के ऊपर प्रूफ की डेफिनेशन है, ये आपने यहाँ से करनी है। इन मैथमेटिक्स प्रूफ्स, प्रूफ का डिफरेंस पूछा था। प्रूफ क्या चीज़ होती है, प्रोवाइड्स द एविडेंस दैट द स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। प्रूफ क्या करता है, वो हमें एविडेंस देता है कि जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट ट्रू भी होती है फॉल्स भी होती है, तो प्रूफ क्या करते हैं उस स्टेटमेंट को दुरुस्त साबित करते हैं, सही साबित करते हैं। लेकिन कैसे साबित करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिंग अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट लीड टू द फाइनल कंक्लूजन।
हम एक लॉजिक के साथ उसको प्रूव करते हैं और उसके फाइनल रिजल्ट की तरफ जाते हैं, वो आगे जाके हल करेंगे। यहाँ पे दो एग्जांपल हैं, तो देखें। इफ़ एक्स इज़ एन ऑड इंटीजर देन एक्स स्क्वायर इज़ आल्सो एन ऑड इंटीजर, ये प्रूफ की एग्जांपल लिख सकते हैं। द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज़ एन इवन नंबर, दो ऑड नंबर को जब भी आप सम करेंगे तो जवाब किस में आएगा, इवन नंबर में। ऑड नंबर कौन से होते हैं, मिसाल के तौर पे एक 1 ले लेते हैं, एक 3 ले लेते हैं। दो ऑड नंबर को जब भी सम करेंगे, उसने कहा था सम करें दो ऑड नंबर का, तो क्या रिजल्ट आता है 4, और वो 4 क्या है, वो एक इवन नंबर है। सम ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन नंबर, तो ये इसकी एग्जांपल है। उसके बाद ये इसका प्रूफ भी नीचे लिखा हुआ है। अगर एक्स एक ऑड इंटीजर होता है, एक्स के एक ऑड इंटीजर होगा आल्सो, वो इसका ये उसने प्रूफ किया हुआ है बुक के अंदर। ये फिलहाल तो आप इसको छोड़ दें प्रूफ्स को, ये प्रूफ एक्सरसाइज में 10, 11, 12 तीन सवाल हैं, वहाँ जाके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद इसने दूसरी स्टेटमेंट को भी प्रूव किया हुआ है यहाँ पे, कि अगर आपके पास दो ऑड नंबर हों तो उनका जो सम होता है वो एक इवन नंबर होता है। ये उसने दूसरी स्टेटमेंट का प्रूफ लिखा हुआ है। तो ये दोनों प्रूफ है, डिफरेंस के अंदर आपके आ जाएंगे। और एक्सरसाइज में हम इस तरह के सवाल हल करेंगे। ये जो उसने हमें दो एग्जांपल हमें दी हैं, इस तरह के एक्सरसाइज में सवाल मौजूद हैं 10, 11, 12 नंबर पे, तो वहाँ जाके ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फ़िलहाल इसका मैं पेज नंबर लिख देते हैं। 4 वाले सवाल का आपने पेज नंबर 148 और 153 इन दो पेज के ऊपर इसका जवाब है, तो ये आपने वहाँ से कर लेना है। इसके बाद पांचवा सवाल मौजूद है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन एक्सियम एंड अ थ्योरम, यानी डिफरेंस बताना है एक्सियम का और थ्योरम का। और गिव एग्जांपल्स ऑफ ईच, यानी दोनों की एग्जांपल्स, मतलब दो दो एग्जांपल कम से कम लिखनी है, दो एग्जांपल एक्सियम की और दो एग्जांपल ही थ्योरम की। अब एक्सियम और थ्योरम में जो फ़र्क है, एक्सियम वाला आपका 156 पेज के ऊपर मौजूद है। 156 के ऊपर एक्सियम की डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ से शुरू करनी है। एन एक्सियम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट वी बिलीव टू बी ट्रू विदाउट एनी एविडेंस। एक्सियम ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको हम ट्रू मानते हैं लेकिन बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी प्रूफ के, इनको कहते हैं एक्सियम। ये नीचे उसकी 5 एग्जांपल हैं। एक्सियम क्या होता है, थ्रू अ गिवन पॉइंट इन इनफाइनाइटली मैनी लाइन कैन पास, कह रहा है कि किसी भी एक पॉइंट में से इनफाइनाइट लाइन गुजारी जा सकती हैं। तो ये ट्रू तो है, आप कोई भी एक पॉइंट लगा लें, उसमें से आप इनफाइनाइट लाइंस निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, एक लाइन आपकी यहाँ से गुजर जाएगी, एक लाइन इस तरह से भी आ सकती है, लाइन इस तरह से भी बन सकती थी। तो ये सारी लाइंस हैं जो कि आप एक पॉइंट में से गुजार सकते हो, और जितनी मर्ज़ी गुजार सकते हैं हम इसमें से लाइन। तो एक पॉइंट में से इनफाइनाइटली मैनी लाइन कैन पास, तो ये एक एक्सियम है जिसको साबित तो नहीं किया जा सकता लेकिन होता ट्रू है। तो ये बात दुरुस्त है कि एक पॉइंट में से जितनी मर्जी लाइन गुजारी जा सकती हैं, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। ऐसी चीज़ों को कहते हैं एक्सियम। दो एक्सियम आपने याद करने हैं, एक ये याद कर लें, एक उससे अगला याद कर लें, एक्लिड एक्सियम, लेकिन शॉर्ट में कोई भी पूछा जा सकता है नाम के साथ। राइट एक्सियम ऑफ एक्सटेंशनेटली आ सकता है, एक्सियम ऑफ पावर सेट आ सकता है शॉर्ट में। तो पांचों के पांचों याद कर लें, उनकी स्टेटमेंट याद कर लें। अ स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, कह रहा है किसी भी दो पॉइंट के अंदर एक स्ट्रेट लाइन ड्रा की जा सकती है, तो ये भी ट्रू है। आप कहीं पे भी दो पॉइंट लगा लें, उसमें से एक स्ट्रेट लाइन गुजर सकती है, तो एक ही स्ट्रेट लाइन गुजर सकती है किसी भी दो पॉइंट में। अब इसी दो पॉइंट में से आप एक और लाइन नहीं गुजार सकते। अगर आप कोशिश भी करें, थोड़ी सी लाइन टेढ़ी भी बनाने की कोशिश करें, तो ये देखें ये इस तरह से गुजर जाएगी, पर दूसरे पॉइंट में से नहीं गुजरेगी। तो दो पॉइंट में से सिर्फ एक लाइन निकल सकती है, ये भी एक एक्सियम है। उसके बाद थ्योरम आ जाता है। थ्योरम है 154 पेज के ऊपर। थ्योरम की डेफिनेशन आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक करनी है। थ्योरम इज़ अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट दैट हैज़ बीन प्रूव्ड ट्रू बेस्ड ऑन प्रीवियसली नॉन फैक्ट्स, यानी थ्योरम ऐसी स्टेटमेंट है जो कि ट्रू होती है और ये इसका सबूत भी होता है हमारे पास। थ्योरम जैसे कि ये है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, एक ये इसकी एग्जांपल हो जाएगी।
या एक और आप आसान सी एग्जांपल इसकी लिख सकते हैं, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राई। ये क्वाड्रिलेटर था, क्वाड्रिलेटर चार कोनों को कहते हैं जिसमें 360 होता है। ट्राइएंगल अभी पीछे पड़ा है, ट्राइएंगल में अगर तीनों एंगल का सम करें तो वो 180 डिग्री आता है। तो इसी को आप दूसरी एग्जांपल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। और आगे भी दो एग्जांपल और भी हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक भी शॉर्ट में आ सकता है, तो ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक याद कर लें, तो ये भी इसकी एग्जांपल के अंदर आ जाएगा। फर्मर्स लास्ट थ्योरम भी है हमारे पास, ये भी आप एग्जांपल के तौर पे याद कर लें। तो कोई सी दो एग्जांपल करनी है थ्योरम की, ये तीनों ही थ्योरम है जो कि नीचे लिखे हुए हैं। और एक मैंने भी आपको समझा दिया था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइएंगल। अगर हम इसको ट्राइएंगल लिखेंगे तो फिर ये 360 की जगह 180 डिग्री बन जाएगा। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइएंगल इज़ 180 डिग्री। तो ये भी एक थ्योरम ही है, ये भी एग्जाम्पल में लिखा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5, उसका आपका जवाब पेज नंबर 156 और 154 के ऊपर मौजूद है, ये वहाँ से देख के याद करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 6 वाला सवाल मौजूद है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग इन मैथमेटिकल प्रूफ। पूछ रहा है कि लॉजिकल रीजनिंग की क्या अहमियत है मैथमेटिकल प्रूफ्स के अंदर। गिवन एग्जांपल टू इलस्ट्रेट योर पॉइंट, यानी एक एग्जांपल भी साथ बताएं, इसको साबित भी करें। इंपॉर्टेंस पूछ रहा है लॉजिकल रीजनिंग की। अब इस सवाल का जवाब क्या है, बुक में वैसे ये लिखा नहीं हुआ तो इसलिए मैंने रजिस्टर में लिख दिया है, यहाँ से नोट कर लें स्क्रीनशॉट लेके। इम्पोर्टेंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, तो ये हेडिंग दे लें। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिकल प्रूफ्स, हमने लिखना है, ये है इंपॉर्टेंस इसकी। इस तरह से बतानी है कि लॉजिकल रीजनिंग क्या है, वो एक फाउंडेशन है यानी बुनियाद है मैथमेटिकल प्रूफ्स की। ये करता क्या है, एज इट इंश्योर्स डैट, ये यकीन दिलाता है कि कंक्लूजन्स जो हमने नताइज अखज़ किए हैं, जो हमारा नतीजा आया वो कैसे आया, आर ड्राइव्ड इन अ सिस्टमेटिक एंड वैलिड मैनर। उसको हमने एक प्रॉपर तरीके के साथ, एक वैलिड तरीके के साथ उसको निकाला नतीजे को, कुछ थ्योरम या लॉ वगैरह यूज़ करके। फ्रॉम गिवन असम्पशंस और एक्सियम्स, उसको कोई ना कोई असम्पशन करके या कोई ना कोई एक्सियम उसमें यूज़ करके हमने उसको प्रूव किया होता है। इस तरह के आगे सवाल हम हल करेंगे और इसकी एग्जांपल के अंदर भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगी ये क्या चीज़ है। तो अगर आपने इंपॉर्टेंस लिखनी है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सियम तक भी अगर लिख दें तो ये भी काफ़ी है। और अगर थोड़ी ज़्यादा डिटेल से लिखनी है तो आगे ये 2-3 लाइनें और ऐड कर लें उसके अंदर। इट एलिमिनेट्स एम्बिगिटी, एम्बिगिटी कहते हैं शक व शुबात को, ये शक या किसी किस्म के शक व शुबात को ख़त्म कर देता है। एंड अलोइंग मैथमेटिकल रिजल्ट्स टू बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड वेरीफाइड, और क्या करता है कि जो हमने मैथमेटिकल रिजल्ट निकाला है वो यूनिवर्सली एक्सेप्ट करता है फिर, यानी वो हर जगह ही माना जाएगा उसको, एंड वेरीफाई, और उसको ये वेरीफाई भी कर देता है। इसकी एक एग्जांपल उसने पूछी है तो वो एग्जांपल करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से इम्पोर्टेंस का और इसको याद कर लें। यहाँ पे इसकी एग्जांपल मौजूद है, सम ऑफ टू इवन नंबर इज़ आल्सो इवन, और यही एग्जांपल इससे मिलती जुलती हमने वो प्रूफ में भी पढ़ी थी, यानी कि जिसमें हमने 4 वाले सवाल के अंदर, उसमें भी हमने ये इसी तरह की एग्जांपल पढ़ी थी। तो 4 वाले की एग्जांपल भी आपने वैसे सॉल्व करनी है, तो वो किस तरह सॉल्व होती हैं वो यहाँ सारा मैंने हल किया हुआ है। इसी तरह प्रूफ में भी अगर आप उसको इस तरह सॉल्व कर दें तो बेहतर है, नहीं तो कम अज़ कम जो हमने 4 वाला सवाल किया था उसके अंदर ये 2 स्टेटमेंट ज़रूर लिखनी है एग्जांपल्स के अंदर। एक बेशक ये लिख लें, सम ऑफ टू इवन नंबर इज़ आल्सो इवन, और बुक में भी 2 दी हुई थी उसने एग्जांपल के अंदर, बेशक वो 2 लिख लें। सम ऑफ टू ऑड नंबर क्या होगा, वो ऑड नंबर होगा। सम ऑफ टू इवन नंबर इज़ आल्सो इवन। तो इस तरह से भी 2 एग्जांपल बना सकते हैं। और इनका प्रूफ कैसे होता है वो कुछ इस तरह से है। ये एक्सरसाइज में भी सवाल मौजूद हैं 12 वाला तकरीबन, उसके अंदर भी यही प्रूफ है, तो वहाँ पे जाके और क्लियर हो जाएंगे। फ़िलहाल थोड़ा बहुत इसको ज़रा समझ लें कि ये प्रूफ कैसे करते हैं कि 2 इवन नंबर का जो सम होता है वो भी एक इवन नंबर ही आएगा। इसको समझने के लिए पहले आपने, क्योंकि ये देखें सम किस किस का, 2 इवन नंबर का, तो 2 इवन नंबर लेट करने हैं। अब मैंने एक लेट किया x इज इक्वल टू 2n और दूसरा लेट किया y इज इक्वल टू 2m। अब 2n और 2m ही क्यों लेट करते हैं इवन नंबर को,
इसको ज़रा समझना है ध्यान से। देखें, एन और एम, ये जो मैंने एन और एम लिखा है ये किसका एलिमेंट है? जेड का। जेड कहते हैं इंटीजर्स को। अगर मैं यहाँ एन की जगह पे भी कोई इंटीजर रखूँ, एम की जगह पे भी कोई इंटीजर रखूँ, कोई भी इंटीजर, प्लस वाला नंबर या माइनस वाला नंबर, वो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा ना तो वो हमेशा एक इवन नंबर ही बन जाएगा। जैसे कोई भी एग्जांपल इधर साइड पे कर देते हैं। अगर मैं इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ, यानी कितना रिजल्ट आया? देखें, 2n समझ लें या 2m समझ लें, एक ही बात है। n और m आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं इंटीजर वाले सेट में से, प्लस वाला भी माइनस वाला भी। लेकिन जब वो 2 से मल्टीप्लाई होंगे तो हमेशा एक इवन नंबर ही रिजल्ट में आएगा। अब मैंने 1 एक इंटीजर लिया था, 2 भी इंटीजर रख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 3 इंटीजर रख सकते हैं, 2 3 ज़ा 6। तो देखें मैंने डिफरेंट इंटीजर यूज़ किए हैं, 1 2 3, लेकिन रिजल्ट हमेशा जो आ रहा है वो इवन नंबर आ रहा है। 2 भी इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है। माइनस में भी चले जाएंगे तो 2 के साथ -1 रख लें तो क्या रिजल्ट आएगा? -2। 2 को -2 से मल्टीप्लाई करके देख लें, -4। तो ये भी इवन नंबर ही है। तो ये इसलिए हम इसको 2n या 2m कहते हैं इवन नंबर्स को। 2 के मल्टीपल जितने भी आते हैं, यानी 2 का जो टेबल होता है वो सारे का सारा इवन नंबर को शो करता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो देखें सारे इवन नंबर आए थे। हमने कोई भी रैंडम वैल्यू रखी थी, कोई भी इंटीजर रखा था, जैसे 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया था कि n भी कोई इंटीजर होगा, m भी कोई इंटीजर होगा। जब उसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा कि इवन नंबर। तो इसलिए हम इवन नंबर को इस तरह लेट करते हैं। यही था, ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इवन नंबर को इस तरह ही क्यों लेट किया जाता है। अब 2 इवन नंबर चाहिए थे हमें, 2 इवन नंबर लेट कर लिए। अब उनका क्या करना है? सम कहा था उसने, तो सम करते हैं। तो देखें जब इन दोनों को ऐड करेंगे ना, तो एक को मैंने x लेट किया हुआ है, दूसरे इवन नंबर को y लेट किया हुआ है, तो x प्लस हो जाएगा y के अंदर, यानी x प्लस वाई किसके इक्वल आएगा? 2n प्लस 2m। अगर लेफ्ट साइड में प्लस करते हैं तो उसकी राइट साइड भी राइट साइड में प्लस करनी होती है। तो यही तरीका यूज़ किया है। उसके बाद 2 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? n और प्लस m। अब 2 वैसे ही रहने दें, n प्लस m, चूंकि ये नंबर्स हैं, जैसे ये मैंने रखे थे, कोई इंटीजर्स है और कोई से 2 इंटीजर को प्लस करें तो कोई तीसरा इंटीजर बन सकता है। जैसे कि मैंने n प्लस m उसको किसी एक इंटीजर k के इक्वल लिख दिया और आगे मेंशन भी कर दिया, यहाँ पे जो मैंने k लिखा है ये वाला, वो दरअसल किसके इक्वल था? वो n प्लस m के इक्वल था। ये दोनों इंटीजर हैं n और m। कोई भी 2 इंटीजर ले लिया अपनी मर्जी से, जैसे 1 प्लस 2 करें, हाँ कितना आता है? ये 2 इंटीजर ही हैं, 1 और 2। मैंने 2 इंटीजर लिए, डिफरेंट इंटीजर हैं, एक n है एक m है। तो डिफरेंट इंटीजर लेके उनको प्लस किया तो 3 आया। तो 3 भी तो एक इंटीजर ही है जो रिजल्ट आया। तो इसलिए हमने क्या कह दिया कि n प्लस m कोई तीसरे नंबर k के इक्वल होगा, यानी वो भी कोई दोनों को ऐड करके एक तीसरा नंबर जो आएगा वो होगा ये। तो आगे मेंशन कर दे बस k किसके इक्वल है? n प्लस m के। अब देखना ये था कि ये जो सिंप्लीफाई फॉर्म बनी है वो किससे मिलती जुलती है। तो देखें जैसे हमने शुरू में लेट किया था 2n और 2m, यानी 2 के साथ जब भी किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? इवन नंबर। तो k भी तो कोई इंटीजर ही है, 2 इंटीजर को प्लस करके ही बना हुआ है। तो जब भी ये कोई भी इंटीजर है तो 2 को जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से तो वो भी तो एक इवन नंबर ही बनाएगा। तो क्या साबित हुआ कि अगर 2 इवन नंबर को हम ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है? इज आल्सो इवन। वो भी एक इवन नंबर ही आता है। ये इवन नंबर की तरह की ही फॉर्म हमें दोबारा मिल गई है। जैसे 2n लेट किया था, 2m लेट किया था, 2 इवन नंबर थे, तो 2k भी तो एक इवन नंबर ही होगा। तो इसको कहते हैं प्रूव। इसका मैथमेटिकल प्रूफ के अंदर भी आपने यही एग्जांपल लिखनी है। बेहतर है कि वहाँ पे भी इसको सॉल्व कर दें इस तरह से। सम ऑफ 2 ऑड नंबर इज आल्सो ऑड, वो वाली एग्जांपल भी बुक में हल हुई है, वो कर दें। तो ये इस तरह से आपने इस सवाल को कवर करना है। उसके बाद आपका 7 वाला सवाल शुरू हो जाता है। इसके अंदर 3 पॉइंट दिए हुए हैं बुक में। इस सवाल के अंदर 3 पार्ट हैं, जैसे कि ये देखें। उसने कहा क्या है? इंडिकेट करेंगे ये एक्सियम है, कंजक्टर है और थ्योरम है, एंड एक्सप्लेन योर रीजनिंग। और साथ क्या करें? आपने रीज़न भी बताएं किस हिसाब से आपने उसको एक्सियम का है, कंजक्टर का है या थ्योरम का। 3 चीज़ें हैं। एक्सियम आप पहले ऊपर पढ़ चुके हैं 4 वाले सवाल के अंदर या 5 वाले के अंदर। ये डिफरेंस पढ़ा था हमने एक्सियम और थ्योरम का।
तो एक्सियम भी पहले पढ़ चुके हैं, थ्योरम भी पहले पढ़ चुके हैं। तो एक्सियम की भी मैंने 5 एग्जाम्पल बताई थी और थ्योरम की भी 3 एग्जाम्पल बताई थी। तो उनको अगर याद किया हो तो बहुत आसानी से स्टेटमेंट पढ़ के ही पता चल जाएगा कि वो एक्सियम है या थ्योरम है। तो एक्सियम की 5 एग्जाम्पल अच्छे से याद करनी है जो बुक में बताई थी, और थ्योरम की भी 3 एग्जाम्पल अच्छे से याद करनी है। उसके बाद आप पहचान कर सकते हैं क्या है। और तीसरी चीज़ एक कंजक्टर है। कंजक्टर की पहचान क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद ये 3 पार्ट आपके शुरू हो जाएंगे, 2 यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज पे है। पहले कंजक्टर की डेफिनेशन देख लें। ये पेज नंबर 155 के ऊपर कंजक्टर की डेफिनेशन उसने बताई हुई है कि कंजक्टर होता क्या है। इसकी डेफिनेशन आपकी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे ये प्रूफ तक करनी है आपने। अ कंजक्टर इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट और हाइपोथेसिस दैट इज बिलीव्ड टू बी ट्रू बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन बट हैज़ नॉट येट बीन प्रूव्ड। कंजक्टर भी एक स्टेटमेंट ही होती है, बस इसका मसला क्या है कि ये डेट इज़ बिलीव टू बी ट्रू, इसको दुरुस्त माना जाता है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। यानी जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसका जवाब बार बार रिपीट होता रहता है, दुरुस्त आता रहता है, बट नॉट येट बीन प्रूव्ड। लेकिन उसको हम प्रूव नहीं कर सकते, सिर्फ हमें पता है कि ये ठीक है, लेकिन उसका कोई प्रूव नहीं है हमारे पास। बट हैज़ नॉट येट बीन प्रूव्ड। और इसको प्रूव करने में कई कई साल भी लग जाते हैं। जैसे कि उसने नीचे ये सारी उसकी थ्योरी बताई हुई है। एक कंजक्टर, ये भी उसने अंदर जिक्र किया हुआ है। फर्स्ट प्रपोज इन 18th सेंचुरी, 18 सेंचुरी के अंदर एक जर्मन मैथमेटिशियन था। इट इज़ नोन एज गोल्ड बैच कंजक्टर। उसने ये कंजक्टर आपको दिया था, ये ऊपर सारा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा एक दफ़ा, थ्योरी से एमसीक्यूज वगैरह बन सकते हैं। अब जो गोल्ड बैच का कंजक्टर था वो है क्या था, वो ये था, ये है गोल्ड बैच कंजक्टर की स्टेटमेंट। अगर शॉर्ट भी आ सकता है कि गोल्ड बैच कंजक्टर क्या था, तो आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है और यही कंजक्टर की एग्जांपल भी है। एग्जांपल आपने कंजक्टर की याद करनी है तो ये उसकी एग्जांपल भी है। एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर दैन 2 इज़ अ सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। कोई भी इंटीजर जो 2 से बड़ा होगा वो क्या होगा, वो सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स होगा। अब ये बात कभी कभी दुरुस्त भी है और कभी कभी ये गलत भी है। तो ऐसी चीज़ जो कभी दुरुस्त रिजल्ट देती है और कभी गलत भी रिजल्ट देती है, उसको हम कंजक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये नीचे उसने सारी थ्योरी भी उसकी लिखी हुई है। इसको लेके यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी कि कंजक्टर क्या चीज़ है। कभी इसका रिजल्ट दुरुस्त भी आता है और कभी इसका रिजल्ट गलत भी आता है, ऐसी चीज़ों को कंजक्टर कहते हैं। तो ये सारा बुक से पढ़ लीजिएगा। 7 वाले सवाल की तरफ चलते हैं। अब इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी हुई है, देयर इज एक्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट्स। कह रहा है कि किसी भी 2 पॉइंट में से एक स्ट्रेट लाइन गुजर सकती है। तो ये वैसे तो है क्या चीज़, इट इज़ एन एक्सियम, ये एक एक्सियम है। ये एक्सियम की एग्जांपल के अंदर लिखा हुआ है। एक्सियम की जो एग्जांपल है पेज नंबर 156 के ऊपर, उसके अंदर ये सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है। पेज नंबर 156 में आप जाएंगे, वहाँ पे एक्सियम की 5 एग्जांपल थी, उनमें से सेकंड वाली जो एग्जांपल है वो यही सारी लाइन है। तो वहाँ से हमें पता चला इट इज़ एन एक्सियम। अब रीज़न भी उसने पूछी थी कि ये एक्सियम क्यों है, तो उसकी रीज़न भी साथ बताएंगे। और देखें ये दुरुस्त भी है। देयर इज़ एग्जैक्टली वन स्ट्रेट लाइन थ्रू एनी 2 पॉइंट्स। किसी भी 2 पॉइंट को अगर लगाएं तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से गुजर सकती है। अब आप कोई और स्ट्रेट लाइन इन 2 पॉइंट में से, मिसाल के तौर पर मैं इस तरह से स्ट्रेट लाइन अगर लगाऊं, तो देखें ये सिर्फ एक पॉइंट से गुजरी है, दूसरा पॉइंट इसके अंदर आ ही नहीं सकता। अगर मैं इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाने की कोशिश करूं, फिर भी एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट में से ही यहाँ से गुजर रही है, वो दूसरे को टच नहीं करके जा रही। थ्योरम क्या था कि इन 2 पॉइंट में से सिर्फ सिर्फ एक ही लाइन आप गुजार सकते हैं।
तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, इन 2 पॉइंट में से एक ही लाइन गुजर सकती है। अगर आप और किसी तरह उस लाइन को ड्रा करने की कोशिश करेंगे तो वो एक पॉइंट में से तो गुजर जाएगी, पर दूसरे पॉइंट में से नहीं गुजरेगी। और लाइन की प्रॉपर्टी क्या है, वो होती है तो किसी भी तरह इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी, इस तरह भी, लेकिन ये काम नहीं करना कि इस तरह करके उसके बाद आप उसको इस तरह डायरेक्शन उसकी चेंज करें। ये गलत है, ये लाइन नहीं है। लाइन की एक ही डायरेक्शन होती है, जिस डायरेक्शन में चलेगी फिर उधर उधर ही कोई ही वो चलती रहती है। स्केल रख के आप ड्रा करने की कोशिश करें, इन 2 पॉइंट में से एक ही लाइन गुजरे, उसके बाद स्केल को थोड़ा सा ऊपर करें तो वो एक पॉइंट में से तो गुजर जाएगी लाइन, फिर दूसरे में से नहीं गुजरेगी। तो ये एक्सियम है। रीज़न क्या है? दिस स्टेटमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ये स्टेटमेंट क्या थी? ये एक यूक्लिडियन ज्योमेट्री का पार्ट थी। ज्योमेट्री है हमारे पास, मैथ में पढ़ते भी हैं ज्योमेट्री में चीज़ें, वहाँ पे भी हम लाइंस वगैरह, एंगल्स वगैरह ड्रा करते हैं। तो ये यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी उसी तरह की ही है। एंड इज़ नाउन एज एक्सियम, और इसको हम क्या कहेंगे? ये एक्सियम है। इट इज़ द बेस रूल दैट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ ज्योमेट्री। ये बेस रूल है, बेसिक रूल है कि आप 2 पॉइंट में से एक लाइन बस गुजार सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यही फाउंडेशन ऑफ ज्योमेट्री है, यही ज्योमेट्री की बुनियाद भी है। तो ज्योमेट्री में हम बहुत सी चीज़ें लाइनों को, एंगल को यूज़ करके बनाते हैं, वो इसी की वजह से होता है। तो ये इसका जवाब था, एक्सियम है, और ये उसकी रीज़न आपने बतानी है, रीज़न भी उसने पूछी हुई है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, एवरी इवन नंबर ग्रेटर दैन 2 कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। कह रहा है कि कोई भी इवन नंबर जो कि ग्रेटर दैन 2 होगा वो सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स होगा। अब ये अब कहाँ पड़ी है? अभी अभी जो मैंने कंजक्टर की एग्जांपल बताई थी, कंजक्टर की डेफिनेशन के साथ, ये वही सारी चीज़ है। गोल्ड बैच कंजक्टर है ये। एवरी इवन नंबर ग्रेटर दैन 2 कैन बी रिटन एज सम ऑफ 2 प्राइम नंबर, यही तो सारी अभी बुक में पढ़ी है कंजक्टर के अंदर। तो ये कंजक्टर की एग्जांपल है। इसका जवाब किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ के अंदर, इट इज़ अ कंजक्टर, या दिस स्टेटमेंट इज़ अ कंजक्टर, इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं। रीज़न क्या है? इट इज़ अ कंजक्टर बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन प्रूव ट्रू इन जर्नल। कंजक्टर अभी मैंने क्या समझाया था कि आप कंजक्टर में क्या कहते हैं कि ऐसी चीज़ जिसको अभी तक प्रूव ना किया जा सका हो, ऐसी चीज़ों को कंजक्टर कहते हैं। ये कभी दुरुस्त जवाब देती हैं, कभी गलत जवाब देती हैं, तो इनका कोई प्रूव नहीं है। इट हैज़ बीन वाइडली बिलीव टू बी ट्रू फॉर अ लॉन्ग टाइम, और इसको क्या किया गया था कि बड़े लंबे अरसे के लिए इसको ट्रू माना जाता रहा है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे ट्रू नहीं है, ये कभी कभी गलत भी जवाब देता है। बाकी 3 चीज़ें हैं आपके पास, एक्सियम है, कंजक्टर है और थ्योरम है। तीनों में थोड़ा सा डिफरेंस एक्सप्लेन कर देता हूँ इस सवाल के बाद। पहले इसका थर्ड पार्ट समझ लें, उसके बाद इसका क्लियर करेंगे। इसके थर्ड पार्ट के अंदर ये स्टेटमेंट है, द सम ऑफ द एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कह रहा है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के अगर तीनों एंगल का सम करें तो वो 180 आता है। ये दुरुस्त भी है। और ये किसकी एग्जांपल है? ये हमने जब थ्योरम किए थे उसके अंदर ही, ये पहली एग्जांपल के अंदर सम ऑफ क्वाड्रिलेटर लिखा हुआ था, तो वहाँ मैंने बताया था कि सम ऑफ ट्राइंगल भी कर सकते हैं आप। क्वाड्रिलेटर का सम कितना होता है एंगल्स का? 360 डिग्री, बुक में जो लिखा हुआ है। लेकिन ट्राइंगल अगर करेंगे तो ट्राइंगल की तीनों साइडों का सम 180 डिग्री आपके पास बनेगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपके पास? दिस स्टेटमेंट इज अ थ्योरम। ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है ये थ्योरम है, ये बिल्कुल थ्योरम की एग्जांपल के साथ मैच कर रही है, थ्योरम की पहली एग्जांपल के साथ। उसमें सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर था, इसमें ट्राइंगल है। और इसकी रीज़न बतानी थी, तो इसकी रीज़न क्या होगी वो दिखती है। इट इज़ अ थ्योरम, ये एक थ्योरम है, बिकॉज इट कैन बी प्रूव्ड बाय वेरियस मेथड। इसको हम प्रूव कर सकते हैं, और इसका प्रूव हम एक्सरसाइज के अंदर भी करेंगे। ये जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे दी है, द सम ऑफ एंगल इन अ ट्राइंगल, ये एक्सरसाइज के अंदर भी सवाल मौजूद है 15 नंबर के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज के अंदर। तो वहाँ पे भी हम इसको प्रूव करेंगे, और यहाँ पे भी वही लिखा है, इट इज़ अ थ्योरम बिकॉज इट कैन बी प्रूव्ड बाय वेरियस मेथड। ये थ्योरम है क्योंकि इसको प्रूव किया जा सकता है मेथड सच एज यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। और कैसे इसको साबित किया जा सकता है? प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस को यूज़ करके। पैरेलल लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, वो जब मैं क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे जाके,
तो उसके अंदर हम इसको प्रूव करेंगे और इसी तरह ही प्रूव करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे रीज़न लिखी है। पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी वहाँ पे यूज़ करके हम इस स्टेटमेंट को प्रूव भी करेंगे। तो ये तीनों चीज़ें हैं। अब इन तीनों का थोड़ा सा डिफरेंस समझ लें। एक चीज़ आपके पास आती है थ्योरम, दूसरे नंबर पे आता है एक्सियम और तीसरे नंबर पे आ जाता है कंजक्टर। ये तीन मेन चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो कि बार बार कंफ्यूज करती हैं, ये आ रही हैं। थ्योरम एक ऐसी चीज़ है जिसको ट्रू या फॉल्स की बुनियाद पे हम ना अलग-अलग करते हैं तीनों चीज़ों को। थ्योरम एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो कि ट्रू होती है और इसका प्रूफ भी हमारे पास मौजूद होता है। प्रूफ से ज़रा बेहतर हो जाएगा। थ्योरम एक ऐसी चीज़ है जो कि दुरुस्त है और इसका प्रूफ भी हमारे पास मौजूद है। एक्सियम एक ऐसी स्टेटमेंट है जो है तो ट्रू, जैसे कि अभी पीछे हमने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था कि 2 पॉइंट में से आप एक लाइन ही गुजार सकते हो, तो वो है तो ट्रू थी। मैंने फिगर भी उसकी बना के साबित किया कि 2 पॉइंट में से एक ही लाइन गुजार सकते हो। अगर आप एक से ज़्यादा लाइन गुजारने की कोशिश करोगे तो वो सिर्फ एक पॉइंट में से गुजर सकती है, वो 2 में से नहीं गुजरेगी कभी भी। तो ये ट्रू था, लेकिन इसका प्रूफ कोई नहीं है हमारे पास। प्रूफ इसका कुछ भी मौजूद नहीं है। ऐसी चीज़ों को एक्सियम कहते हैं। और तीसरी चीज़ कंजक्टर, ये कभी ट्रू भी हो जाती हैं और कभी फॉल्स भी हो जाती हैं। तो ऐसी स्टेटमेंट्स को कंजक्टर कहते हैं। सम टाइम्स ट्रू और सम टाइम्स फॉल्स। कई रिजल्ट ट्रू भी आते हैं इनके और कई फॉल्स भी आ जाते हैं। ये थ्योरी थी इनकी, थोड़ी बहुत इस तरह आप याद रख लें, ज़रा इजी हो जाएगा। थ्योरम हमेशा ट्रू होता है और इसका प्रूफ भी हमारे पास मौजूद होता है। अभी हमने ये थर्ड पार्ट के अंदर थ्योरम को ही समझा था और इसको मैंने रीज़न के अंदर भी लिखा था कि इसको प्रूव भी किया जा सकता है प्रॉपर्टी या पैरेलल लाइंस के। जो भी स्टेटमेंट जो कि ट्रू भी होती है, ये है भी ट्रू और इसका प्रूफ भी हमारे पास है। करेंगे 15 वाले सवाल के अंदर इसका प्रूफ भी प्रॉपर्टी या पैरेलल लाइंस को यूज़ करके। तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, थ्योरम होती हैं जो ट्रू भी होती है और उनका प्रूफ भी हमारे पास होता है। एक्सियम ऐसी चीज़ है जो कि ट्रू तो होती है लेकिन उसका प्रूफ हमारे पास नहीं है, हम सिर्फ इसको ट्रू मान के चलते हैं। जैसे अभी ग्राफ बना के फिगर बना के मैंने उसको ट्रू भी साबित किया था, लेकिन उसका मैथमेटिकल प्रूफ कोई नहीं है। हम उसको किसी प्रॉपर्टी से या कोई रीज़न से नहीं प्रूव कर सकते। इंग्लिश में नहीं हम उसको लिख सकते कि इसका प्रूफ किस तरह से होगा। कंजक्टर कभी ट्रू रिजल्ट देता है और कभी फॉल्स रिजल्ट देता है। ऐसी स्टेटमेंट होगी जो कि कई दफ़ा ट्रू भी होगी और कई दफ़ा फॉल्स भी होगी। तो ये तीनों का डिफरेंस है थोड़ा बहुत। अगला सवाल जो हमारे पास मौजूद है, फार्मूलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ 8 वाला। इसमें डिडक्टिव प्रूफ के ज़रिए साबित करना है कि ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं। अब डिडक्टिव प्रूफ क्या चीज़ है वो बुक में मौजूद है 157 पेज के ऊपर वो लिखा हुआ है। डिडक्टिव प्रूफ भी मैथमेटिकल प्रूफ की तरह का ही है। अगर प्रूफ इसकी डेफिनेशन आती है तो आप मैथमेटिकल प्रूफ की डेफिनेशन लिख सकते हैं इसके अंदर। लेकिन इसको प्रूव कैसे करना है, उसने कहा फार्मूलेट सिंपल डिडक्टिव प्रूफ्स। इस स्टेटमेंट को साबित करें डिडक्टिव प्रूफ की मदद से। तो हम डिडक्टिव प्रूफ क्या चीज़ है वो ज़रा देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेनी है, x-4 का स्क्वायर प्लस 9। अब इसको साबित करना है इस चीज़ के इक्वल, तो बहुत इजी। अगर आप स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएं उसके बाद प्लस माइनस करें तो ये तो बड़ी आसानी से ये वाली स्टेटमेंट बन जाती है। लेकिन मसला क्या है, उसने ऊपर लिख दिया सिंपल डिडक्टिव प्रूफ यूज़ करके, यानी हर लाइन को जब आपने सॉल्व करना है तो उसके साथ रीज़न बतानी है कि ऐसा क्यों किया हमने। तो सवाल कुछ लंबा भी होता है। इसमें डिडक्टिव प्रूफ में आपने यूँ समझ लें जानबूझ के स्टेप ज़्यादा करने होते हैं और हर एक स्टेप के साथ उसकी रीज़न बतानी होती है कि ऐसा क्यों किया, किस प्रॉपर्टी को यूज़ किया। नहीं तो ये सिंपल तरीके से भी हल किया जा सकता था, आराम से स्क्वायर ओपन करते प्लस माइनस करते नंबरों को, तो ये जवाब बन जाना था। 2 लाइनों का सवाल है। लेकिन डिडक्टिव प्रूफ में ऐसा नहीं है। सबसे पहले देखें इसको कैसे आपने हल करना है।
जिस नंबर के ऊपर भी स्केयर आपको मिलेगा आपने उस नंबर को 2 दफ़ा लिख लेना, x-4 x-4। किसी भी नंबर का स्केयर उसको तोड़ा जा सकता है दो नंबरों में, यानी x-4 जब x-4 से मल्टीप्लाई होगा तो हम उसको एक दफ़ा लिख के उसके ऊपर स्केयर भी तो लगा सकते थे। अब अगर स्केयर है तो स्केयर का मतलब क्या होता है कि नीचे वाला नंबर जो होगा वो दो दफ़ा मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हमने क्या किया, नीचे वाले नंबर को दो दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया। और इसमें जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी यूज़ करनी है आपने, जब भी स्केयर को इस तरह दो हिस्सों में लिखना है तो आपने ये प्रॉपर्टी साथ लिखनी है, एक्स की पावर एम डॉट एक्स की पावर एन वो किसके इक्वल होता है, एक्स की पावर एम प्लस एन के। यानी कि अगर दो नंबरों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, वो नंबर एक दफ़ा लिखा जाता है और पावर क्या हो जाती है, वो प्लस हो जाती हैं। ऐसा आपने पहले चैप्टर के अंदर कई दफ़ा किया हुआ है। तो ये भी वही हुआ है। अगर मैं इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करूँ x-4 को, जैसे यहाँ पे थे, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, तो जब वो नंबर एक दफ़ा लिखा जाएगा, जैसे दूसरी साइड देखें नंबर एक दफ़ा x दो थे लेकिन एक दफ़ा, इसी तरह x-4 दो दफ़ा था, तो हमने एक दफ़ा जब लिखना है तो पावरें क्या करनी पड़ेंगी, पावरें ऐड करनी पड़ेंगी। तो इसकी 1 पावर और इसकी 1 पावर 1 + 1 ऐड होके कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। तो इसलिए हम इसके साथ ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी यूज़ करनी है, आपने इस पहली ब्रैकेट में से एक एलिमेंट को लेना है और वो अगली ब्रैकेट से जाके मल्टीप्लाई होता है। फिर दूसरा एलिमेंट लेना है, वो भी अगली ब्रैकेट से जाके मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई किया सिंपल, यानी यहाँ से एक एलिमेंट लिया एक्स, फर्स्ट एलिमेंट, उसको इस पूरी ब्रैकेट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। एक्स को वैसे भी तो दोनों से मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने बस ये किया कि एक्स को लिखा और आगे उसके दोनों वैल्यू लिख दी हैं जिसके साथ हमने एक्स को मल्टीप्लाई करना था। उसके बाद -4 लिखा, -4 के साथ भी तो इन दो को मल्टीप्लाई करना है। जब हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले नंबर को भी दोनों से करते हैं, दूसरे नंबर को भी दोनों से करते हैं, तो मैंने दूसरा नंबर लिखा, उसके साथ ये ब्रैकेट लिख लिया, आगे +9। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, जिसमें आप एक एलिमेंट लिखते हो आगे ब्रैकेट के अंदर आपके पास दो एलिमेंट आ जाते हैं, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कह सकते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कह लें आप बेशक इसको, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह लें, एक ही बात है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह से होता है, अगर आपके ब्रैकेट के बाहर एक नंबर हो और ब्रैकेट के अंदर दो नंबर प्लस या माइनस में हो, तो आप उसको किस तरह लिख सकते हैं, ए को भी बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर प्लस लगा के ए को सी से भी मल्टीप्लाई करना था। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये भी फर्स्ट चैप्टर के अंदर मौजूद है। ब्रैकेट होनी चाहिए और बाहर एक नंबर होना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर प्लस या माइनस ज़रूर हो। तो यहाँ पे भी वही काम किया, देखें ब्रैकेट के बाहर ये एक नंबर है और ब्रैकेट के अंदर प्लस या माइनस कोई भी साइन हो सकता है। तो इस तरह की जो फॉर्म बनती है वो किस में बनती है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर। तो इस वजह से हम इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। उससे अगले स्टेप में हमने ये करना है कि इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लंबा करने के लिए सवाल को डिडक्टिव प्रूफ जो हमने यूज़ करना है उसके लिए थोड़ा और लंबा करते हैं। एक्स को आपने एक्स से मल्टीप्लाई करना था तो मैंने एक्स डॉट एक्स लिख लिया, फिर एक्स को मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ, तो माइनस तो लग गया पहले ही, एक्स को 4 से करेंगे तो एक्स डॉट 4 आ जाएगा। यानी सिर्फ नंबर जोड़ने हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, सिर्फ नंबरों को जिसके साथ भी उसने मल्टीप्लाई होना है उसके साथ उसको जोड़ना है फिलहाल, उससे अगले स्टेप में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर -4 डॉट एक्स बन जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस और 4 यानी 4 डॉट 4, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, आगे उसके +9। अब ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही है। मेन आपके डिडक्टिव प्रूफ के अंदर तीन प्रॉपर्टी आएंगी बार बार, एक ये वाली, एक डिस्ट्रीब्यूटिव और एक कम्यूटेटिव, वो भी आगे पढ़ते हैं। खैर ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या चीज़ है, अब ये क्यों बनी है डिस्ट्रीब्यूटिव, तो देखें पहले हमने इस साइड को देखा था उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटिव लिखा था, अब दूसरी साइड को देखें, दूसरी साइड पे क्या होता है, ए को बी से मल्टीप्लाई किया जाता है और प्लस लगा के ए को सी से भी मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये वाली चीज़ देखें, ए को पहले नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करना, फिर साइन लगा के ए को दूसरे नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करना,
यहाँ पे भी वही हुआ था, एक्स को पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया था, फिर माइनस का साइन लगा के एक्स को दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। मतलब अब ये जो दो वैल्यू आई हैं वो ये वाली दो वैल्यू है, तो इसलिए हम इसको भी क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे ना ये चीज़ है, एक्स डॉट फोर और फोर डॉट एक्स है, इन दोनों की ना जगह चेंज करनी होती है। यहाँ तो एक्स डॉट फोर को फोर डॉट एक्स बनाना है, या फोर डॉट एक्स को एक्स डॉट फोर बनाना है। तो ये मल्टीप्लाई होके फोर एक्स बन जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई होके, और पहले आपने मल्टीप्लाई करना नहीं, बस जगह चेंज करनी थी, तो आप इस तरह ही रहने दो फिलहाल ताकि एक्सप्लेन हो जाए ज़रा। तो x को मैंने इधर कर दिया, 4 को इधर कर दिया। देखिए मैंने इन दोनों नंबरों की जगह चेंज किया, 4 पहले लिखा है, x बाद में लिखा है, ये वैसे ही है। दोनों को मैंने 4x के तौर पे ना शो कर दिया। बाकी इसको तो कर लेते हैं। मसला इन दो का था, एक में एक्स डॉट फोर था, एक में फोर डॉट एक्स था, जगह चेंज थी, तो मैंने पहले नंबर को दूसरे नंबर के मुताबिक बना दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ज़रा डिडक्टिव प्रूफ है तो थोड़े सवाल लंबे करने पड़ते हैं। अब इसका जवाब क्या होगा, कभी भी दो नंबरों की जगह चेंज करनी हो, यानी एक्स डॉट फोर था, उसको मैंने क्या लिखा था, फोर डॉट एक्स, तो जब भी दो नंबरों की जगह चेंज करेंगे तो उसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये है तीसरी प्रॉपर्टी जो डिडक्टिव प्रूफ के अंदर बार बार आती है। तो ये टोटल तीन ही हैं, इनको ज़रा अच्छे से ज़हन में रख लें कब कौन सी लिखनी है। ब्रैकेट के बाहर नंबर लिखेंगे तब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लॉ। जब दो नंबरों की जगह चेंज करेंगे, जैसे एक्स डॉट फोर को फोर डॉट एक्स लिखा है ताकि वो इसकी तरह का बन जाए, तब कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें, एक्स स्क्वायर, उसके बाद फोर एक्स था, ये भी फोर एक्स था, तो बुक वाले ने तो इसको थोड़ा सा और लंबा किया हुआ है और एक लॉ यूज़ किया हुआ है, पर आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो इतना इशू नहीं। उसने इसमें से एक्स कॉमन लिया हुआ है, फिर उसको हल किया हुआ है। तो आप इसको फोर एक्स यानी टोटल कितना बन जाएगा वो आपके पास 8x बन जाएगा। ये 16 प्लस 9, इसको 25 कह लें, तो देखें आपके पास प्रूफ क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25। ये वाली लाइन आप बेशक अंदर से रह नहीं दें, इसके बाद डायरेक्ट आप ये वाली लाइन लिखें तो आपका ये दूसरा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 25। तो ये इसका सिंपल सा प्रूफ है, लेकिन चूँकि डिडक्टिव प्रूफ था तो आपने साथ साथ प्रॉपर्टी लिखनी थी हर लाइन के, तो जो जो लाइन आपने सॉल्व की है उसके साथ प्रॉपर्टी लिखी है, और एंड वाली लाइन आपके पास जो आएगी वो राइट हैंड साइड के ही इक्वल होगी, तो इक्वल लिख देना राइट हैंड साइड। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है, एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन का स्क्वायर इक्वल प्रूफ करना है फोर एक्स के। तो पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली है, फिर से वही तीन प्रॉपर्टी जो ऊपर वाले सवाल में यूज़ की थी वही आपने याद रखनी है, वही लिखेंगे। एक्स प्लस वन का स्क्वायर है तो एक्स प्लस वन दो दफ़ा लिखा जा सकता है, और एक्स माइनस वन का स्क्वायर है तो एक्स माइनस वन का स्क्वायर भी दो दफ़ा लिखा जा सकता है। यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी हमने क्या यूज़ की थी, एक्स ई पावर एम एक्स ई पावर एन, अगर दोनों मल्टीप्लाई हों तो उनकी बेस अगर सेम हो तो बेस एक दफ़ा लिख के पावर ऐड की जा सकती है। तो देखें ये दो दफ़ा जब मल्टीप्लाई होंगे एक्स प्लस वन, तो फिर क्या होगा, एक्स प्लस वन एक दफ़ा लिखा जाएगा और पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो वन प्लस वन दोनों ऐड हो गए टू बना देंगे। सेम इसमें भी वही हुआ है। अब यहाँ स्केयर की बात आ गई है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ एक एलिमेंट लेंगे, पहला एलिमेंट, उसको अगली ब्रैकेट से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर प्लस वन दूसरा एलिमेंट, उसको भी अगली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, जैसे ऊपर वाले सवाल में किया था, बिल्कुल सेम तरीका वही है। या माइनस है तो माइनस के बाद आप इस तरह ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि माइनस के बाद जो वैल्यू आती है ना उन सब के साइन चेंज करने होते हैं, तो ब्रैकेट लगा लें। ये पहला एलिमेंट लिया एक्स, उसको आपने अगली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराना है, फिर दूसरा एलिमेंट इसमें क्या था माइनस वन, वो लिखा, उसको भी अगली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना था। तो ये इस तरह से, और ये अभी ऊपर समझाया ये क्या चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि हमने ब्रैकेट के बाहर एक नंबर लिखा है, ब्रैकेट के अंदर प्लस माइनस है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की।
इसको सॉल्व करते हैं तो वही तरीका, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सवाल को थोड़ा लंबा करने के लिए हम एक्स डॉट एक्स करेंगे, क्योंकि एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर नहीं लिखना डायरेक्ट। फिर एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स डॉट 1, यहाँ पे 1 डॉट एक्स, फिर 1 डॉट 1, तो ये बन जाएंगे 4 लफ्ज़। उसके बाद अगर इसमें देखें, एक्स को एक्स से करेंगे एक्स डॉट एक्स, फिर माइनस है तो एक्स डॉट 1 माइनस लगा के, उसके बाद -1 को x से करना था तो -1 डॉट एक्स, -1 को -1 से करना था तो -1 डॉट -1। तो ये आपका इस तरह से बनेगा। ये भी क्या चीज़ है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है। जब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की दूसरी साइड है, जब नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके अंदर से ए बी और ए सी निकलता है। अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए आपने सबसे पहले x को x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर। अब ये देखें इनकी जगह चेंज है, ये x डॉट 1 है, ये 1 डॉट x है, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 डॉट x बना लेते हैं। अब दो नंबरों की जगह चेंज किया मैंने, तो अब कौन सी प्रॉपर्टी होगी, अभी पीछे बताया था, जब भी आप इस तरह x डॉट 1 को 1 डॉट x यानी इन दो नंबरों की जगह चेंज करके जब लिखेंगे तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बनेगी। तो ये सारी पिछले सवाल वाली ही हैं। इसमें भी देखें एक्स डॉट 1 और 1 डॉट एक्स है, तो इस एक्स डॉट 1 को हम 1 डॉट एक्स बना लेते हैं। तो ये कॉमोडिटी प्रॉपर्टी है जो यहाँ पे यूज़ हो रही है। -1 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। अब ये जो चीज़ हमारे पास आई है, ये है कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो सारा पिछले सवाल वाला ही है, वही 4 स्टेप पीछे वाले सवाल के अंदर जो आए थे वही सारे रिपीट हुए हैं। तो एक सवाल अच्छे से करें पहले वाला, फिर उसी तरह आप बाकी पार्ट करें तो ये क्लियर हो जाएंगे। बाकी जहाँ तक इसकी बात है, एक्स के लिखा, ये 1x है, ये भी 1x है, और 1 और 1 प्लस होके 2x। जब प्लस करना है तो याद रखें पावर ज़्यादा नहीं होती। एक्स की पावर कब ज़्यादा होती है, जब वो मल्टीप्लाई हो, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करें तब एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं तो प्लस माइनस में तो सिर्फ नंबर ऐड होते हैं। ये 1x है और 1x है, 1x और 1x ऐड होके 2x, ये याद रखना है। ये वैसे ही है, ये -1x -1x, ये -2x बन जाएगा, आगे +1 वैसे ही। उसके बाद इसको बस सिंप्लीफाई करना है आपने। अब देखें अगर इस ब्रैकेट को ओपन करें तो माइनस क्या करेगा, साइन चेंज करेगा, -x स्क्वायर माइनस माइनस +2x, और ये -1, तो कुछ चीज़ें कट रही हैं, +1 -1 से कट गया, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कट गया, बाकी 2x और 2x ऐड होके कितना आपके पास बन गया 4x, और ये चीज़ किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के। तो इस तरह आपने ना इस सवाल को सॉल्व करना था। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट हमारे पास मौजूद है, इसको प्रूव करना है। सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं, x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस x माइनस 5 का स्क्वायर। अब ये सवाल बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो सेकंड पार्ट अभी हल किया, उसमें भी 2 स्क्वायर थे, इसमें भी 2 स्क्वायर हैं, तो बिल्कुल सेकंड पार्ट की तरह इसको हल करेंगे। x प्लस 5 का स्क्वायर था तो हम क्या कर सकते हैं, x प्लस 5 को 2 दफ़ा लिख सकते हैं। x माइनस 5 का स्क्वायर था तो x माइनस 5 को भी 2 दफ़ा लिखा जा सकता है। कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है जी, एक्स पावर m डॉट एक्स पावर n किसके इक्वल होगा, एक्स पावर m प्लस n के। वही बार बार चीज़ आ रही है जो भी दूसरे सवाल के अंदर यूज़ की थी, दूसरे पार्ट के अंदर, तो सारा वही है। अब x को आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना था तो हम क्या करेंगे, x लिखेंगे, आगे ब्रैकेट में x प्लस 5 लिख देंगे, क्योंकि x ने दोनों से मल्टीप्लाई होना है। फिर +5 है, +5 को भी तो इससे मल्टीप्लाई करना था, तो +5 के आगे भी ब्रैकेट लगा देंगे। आगे माइनस है, माइनस लिखा, और माइनस का भी पीछे समझाया, अगर माइनस आ जाए तो अगली चीज़ ब्रैकेट में लिख लें। अब x को हमने इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो x के साथ हम x माइनस 5 लिख देते हैं, फिर -5 है, -5 को भी दोनों से करना है तो उसके साथ भी x माइनस 5 लिख देते हैं। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अभी पीछे बताया है, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब x को करना है दोनों से मल्टीप्लाई, तो x को x से करके x स्क्वायर नहीं लिखना, थोड़ा लंबा करने के लिए x डॉट x को x से कर दिया, x को 5 से करेंगे तो x डॉट 5, फिर 5 को दोनों से करना है तो 5 डॉट एक्स, फिर 5 को 5 से करना है तो 5 डॉट 5, ये 4 बन गए, आगे माइनस लगाया। अब x को इन दोनों से करना है तो x डॉट एक्स
फिर x को -5 से करना है तो -x.5, x को मैंने दोनों से कर दिया। अब -5 को दोनों से करना है तो -5.x, फिर -5.-5। इसको भी हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि ये उसकी दूसरी साइड है डिस्ट्रीब्यूटिव की। अब x को x से मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर लिख लें, बाकी x.5 है 5.x है, तो सेम करने के लिए हम इस 5 को पहले लिखेंगे। तो 5.x लिया, दो नंबरों की मैंने जगह चेंज की है, तो क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगी आपके पास यहाँ पे? वही बार बार कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जब दो नंबरों की जगह चेंज करते हैं। एक्स स्क्वायर ठीक है, x.5 को 5.x बनाना है तो इसको इस तरह लिख लेते हैं। फिर से जगह चेंज की है यहाँ पे, और जहाँ तक इसकी बात है माइनस माइनस प्लस 5×5 = 25। प्रॉपर्टी कौन सी है? दो नंबरों की जगह चेंज करेंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको वैसे ही रहने देते हैं। 5x और 5x ऐड होके 10x नंबर ऐड होंगे, एक्स स्क्वायर नहीं बन सकता। अभी पीछे समझाया, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तब एक्स स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे 5x है और ये भी 5x है, 5x और 5x 10x बनेगा। इसमें भी वही चीज़ है, इसमें -10x बन जाएगा। ब्रैकेट ख़त्म करते हैं तो प्लस क्या करता है, साइन चेंज कर देता है हर वैल्यू पे। तो -x² प्लस 10x माइनस 25। तो देखिए 25 इसको ख़त्म कर देगा, x² -x² को ख़त्म कर देगा, बाकी 10 + 10 वो आपका 20x बन जाएगा। और यही इस सवाल की राइट हैंड साइड थी।